चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 96 जुनून सुबह सुबह प्रज्ञा अव्यान के दिए घावों पर दवाई लगाने रही थी। अव्यान वॉशरूम से चेंज करके बाहर आता है। वह जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर प्रज्ञा को पीछे से हक कर लेता है। प्रज्ञा गुस्से से अव्यान को घूरती है। अव्यान प्रज्ञा के गुस्से को देखकर उसके गाल पर किस करके कहता है, व्हाट हैपन सजनी। प्रज्ञा अव्यान को घूरती रहती है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगती है। अव्यान और कसकर उसे पकड़कर कहता है, कितना गुस्सा करती हो तुम सजनी। प्रज्ञा थोड़े गुस्से से कहती है, और आपके गुस्से का क्या, आपको पता है आपने मुझे कल गुस्से से बहुत जोर से बाइट किया, मुझे दर्द हुआ और अब भी हो रही है। अव्यान प्रज्ञा के कंधे पर चिन रखकर कहता है, सो व्हाट, गलती तुम्हारी थी और सजा देना मेरा हक था। प्रज्ञा अव्यान को देखते हुए मन ही मन खुद से कहती है, साजन कितने क्रूएल हैं, लेकिन अब क्या करें, चॉइस तो तुमने ही की है प्रज्ञा, सहना तो पड़ेगा ही। अव्यान प्रज्ञा से दूर होकर पानी उठाकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बोलना था। बोलते ही अव्यान पानी पीता है। प्रज्ञा झट से जवाब देती है, हाँ बोलिए। अव्यान पानी पीकर गिलास टेबल पर रखता है, फिर फोन उठाकर कहता है, बहुत टॉर्चर कर लिया है बॉडीगार्ड ने उन दोनों को, अगर तुम्हें और टॉर्चर करना है तो आज ही करो, क्योंकि कल उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। प्रज्ञा समझ चुकी थी कि अव्यान काजल और सितारा की बात कर रहा है। प्रज्ञा जैसे ही ये सुनती है उसके चेहरे पर बहुत अजीब से एक सप्रेशन आ जाते हैं। प्रज्ञा को जैसे ये सुनकर अंदर तक खुशी मिल रही थी, वह बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। अव्यान प्रज्ञा के एक्सप्रेशन को नोटिस करते ही उसके पास पहुंचकर उसके गाल पर हाथ रख लेता है। प्रज्ञा हड़बड़ाते हुए अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है और मासूम बनकर अव्यान को देखती है, और अव्यान प्रज्ञा की आंखों में एकटक देखने लगता है। अव्यान कुछ पल प्रज्ञा को ऐसे ही देखता रहता है, फिर उसके माथे पर धीरे से किस कर लेता है। प्रज्ञा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अव्यान अब प्रज्ञा से दूर होकर जाने के मुड़ता है, तभी अचानक ही प्रज्ञा उसके हाथ पकड़ लेती है। अव्यान मुड़कर देखता है। प्रज्ञा उसे देखते हुए कहती है, काजल ध्रुवंश से प्यार करती है। उस दिन जो उसने किया, ये सोचकर किया कि मैं ध्रुवंश की वाइफ हूँ। वो ध्रुवंश से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह बस उसे पाना चाहती है। आई थिंक वो गलत नहीं है। अव्यान ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। प्रज्ञा फिर से कहती है, आपको एक बार ध्रुवंश से बात करनी चाहिए इसके बारे में। अव्यान प्रज्ञा को देखता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ध्रुवंश अब इन सबके लिए रेडी नहीं है, उसकी प्यार को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं। ये सुनकर प्रज्ञा शॉक्ड हो जाती है। ध्रुवंश की प्यार थी और वह मर भी गई, प्रज्ञा को तो कभी पता ही नहीं चला। प्रज्ञा काफी देर सोचती हुए कहती है, ये कब हुआ। अव्यान अब कुछ नहीं बोलता। प्रज्ञा अपने जवाब के लिए इंतजार किए जा रही थी, लेकिन अव्यान इस बार कोई जवाब नहीं देता। अव्यान अब जाते हुए कहता है, उसी से पूछ लो। प्रज्ञा अव्यान को जाते हुए देखकर खुद भी उसके जाते हुए कहती है, रुकिए, हमें भी साथ जाना है। प्रज्ञा ऐसा करते हुए उसके पीछे भाग जाती है। दोनों एक साथ नीचे चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी मौजूद थे। प्रज्ञा स्वर्णा और अव्यान के बीच में बैठती है और स्वर्णा से बात करते हुए हंसने लगती है। आव्या डाइनिंग टेबल के पूरी तरह से देखकर कहती है, डैडा मम्मा कहाँ है। आदित्य अपने फोन में बिजी हुआ ही जवाब देता है, वाइफी मंदिर गई। ध्रुवंश ये सुनते ही बोलता है, आजकल मम्मा कुछ ज्यादा ही मंदिर जा रही हैं, शायद इस बार उनकी बहुत सारी मन्नत है। प्रज्ञा गौर से ध्रुवंश को देखती रहती है। ध्रुवंश को देखकर कभी लगता नहीं था कि उसके प्यार की मौत हो चुकी है, क्योंकि वह कभी दर्द में रहा ही नहीं, या फिर यूं कहे उसने अपने दर्द को कभी दिखाया ही नहीं। आव्या एकदम से कहती है, जरूर मम्मा अपने पोतक पोती की मांग करने गई हैं। बोलते हुए आव्या शरारत से प्रज्ञा को देखती है। प्रज्ञा भी ये सुनकर शर्माकर तुरंत ही नजरें झुका लेती है। आव्या प्रज्ञा को टिस करते हुए कहती है, ओहो भाभी, देखिए कैसे चेहरा शर्म से लाल हो गया है। प्रज्ञा शर्माते हुए अपनी पलकें उठाकर कहती है, चुप कीजिए न। प्रज्ञा को इतना ज्यादा शर्माता हुआ देखकर आव्या और ध्रुवंश हाई फाई करते हैं और हंसने लगते हैं। अचानक ही डाइनिंग हॉल पर आदित्य की सख्ती भरी आवाज गूंजती है, चुपचाप नाश्ता करो सब। आदित्य की आवाज सुन सभी अब चुप हो जाते हैं, पर आव्या अब भी बहुत ही धीरे धीरे बात कर रही थी। आदित्य अब आव्या को घूरते हुए कहता है, रैबिट तुम्हें स्पेशली बोलना पड़ेगा। आव्या जल्दी से ना में सिर हिलाती है और चुपचाप नाश्ता करने लगती है। अव्यान और आदित्य एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, जैसे आंखों ही आंखों बात कर रहे हो। कुछ देर तक देखते रहने के बाद अव्यान अपनी पलकें झपका देता है। आदित्य ये देखकर एक गहरी सांस लेता है और फोन को साइड में रखकर खाने लगता है। वहीं मंदिर में काव्या पूजा खत्म करके मंदिर के सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा ब्लैक कार के अंदर बैठा इंसान काव्या को ही देखे जा रहा था।
काव्या की खूबसूरती आज भी कम नहीं हो पाई थी। काव्या को एकटक देखते हुए वह इंसान कहता है, न जिस्म बदली, न रूह बदली, न बदली तुम्हारी खूबसूरती, हुस्न अब भी वैसा है जैसे कर रहा हो मेरा इंतजार, बहुत तड़पा हूं तुम्हें छूने के लिए, अब न करूंगा इंतजार। उस बोल पर जैसे एक पागलपन सा था काव्या को पाने की, एक सनकीपन जो हर हालत में किसी को पाने का जुनून रखता है। 97 नैना की अनचाही दर्द। रुद्र और अव्यान इस वक्त बैठे हुए नैना को देखे जा रहे थे। नैना को डॉक्टर चैन कर रही थी। चैन करते वह रुद्र और अव्यान को देखकर अपनी पलकें झपका देती है। ये देखकर दोनों के चेहरे पर एक इमोशन उभर कर आती है। कुछ आधे घंटे बाद नैना अपनी बहुत धीरे धीरे से उठाती है। आंखें खुलते ही उसकी नज़र सबसे पहले ऊपर की दीवार पर जाती है। नैना फिर एक बार अपनी पलकें झपकाती है। नैना की आंखें खुली देखकर अव्यान और रुद्र का दिल एक साथ बहुत जोरों से धड़कता है। दोनों की धड़कती धड़कन से उनके छिपे जज्बात जाहिर हो रहे थे। रुद्र अब और नहीं रुकता और आगे बढ़कर बेड पर बैठकर नैना का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही धीमी आवाज से बुलाता है, मॉम। आवाज को सुनकर नैना की नज़र अब अपने पास बैठे रुद्र पर जाती है। नैना रुद्र को बिल्कुल अजनबी की तरह देखने लगती है। वहीं रुद्र को जब यह एहसास होता है तो उसे अपने दिल में एक दर्द सा उठता है। नैना बहुत ही शांत सी रुद्र को देखती रहती है। उसे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके सामने बैठा लड़का कौन है। अव्यान अब आगे बढ़कर दूसरी ओर से नैना के पास चला जाता है। नैना अब कभी रुद्र को देखती तो वहीं कभी अव्यान को। अव्यान डॉक्टर की ओर देखकर इशारा करता है तो डॉक्टर हाँ में सर हिलाकर ड्रॉ से एक फोटो फ्रेम निकालती है। डॉक्टर वह फोटो फ्रेम जाकर अव्यान को देती है। अव्यान फोटो फ्रेम को लेकर बहुत धीरे से बुलाता है, माँ। नैना की नजरें अब अव्यान पर चली जाती हैं। नैना को अपनी ओर देखता पाकर अव्यान फोटो को उसकी ओर कर देता है। उस फोटो पर नैना थी जो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ करीब 11 साल के 2 लड़के बच्चे दिख रहे थे। अव्यान एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, रुद्र। नाम सुनते ही नैना कुछ यादें याद आने लगती हैं। अव्यान अब दूसरे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, अव्यान। नैना बहुत गौर से उस फोटो को देखने लगती है। तभी अव्यान रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहता है, रुद्र। अव्यान रुद्र की ओर इशारा करता है, फिर फोटो की ओर इशारा करता है। अव्यान ऐसा करते हुए नैना को रुद्र की पहचान करवा रहा था। अव्यान अब दूसरे लड़के की ओर दिखाते हुए कहता है, अव्यान। अव्यान पहले खुद की ओर इशारा करता है, फिर फोटो की ओर इशारा करता है। इस बार अव्यान अपनी पहचान बता रहा था। इस दौरान रुद्र बस एकटक अपनी मॉम को देख रहा था। आखिर आज 12-13 साल बाद नैना ने आंखें जो खोली थी। नैना जैसे ही दोनों को पहचान लेती है तो वह अपने मुंह खोलने की कोशिश करती है। नैना मुंह खोलकर धीरे बोलती है, र रुद्र। अव्यान। नैना के मुंह से आवाज सुनते ही अव्यान उसके पास बेड पर बैठ जाता है। नैना के आंखों में इस वक्त हल्की नमी थी। वह उठने की कोशिश करने लगती हैं। तभी रुद्र और अव्यान एक साथ उन्हें सहारा देकर उठाते हैं। नैना दोनों के हाथ को पकड़कर अपने होठों से चूम लेती है। अव्यान और रुद्र एकदम से नैना के गले लग जाते हैं। नैना दोनों के गले लगे हुए रोते हुए बोलती है, तुम दोनों अव्यान और रुद्र हो, मेरे अव्यान और रुद्र। कितने बड़े होगे हो तुम दोनों। नैना की आवाज इस वक्त बहुत ही ज्यादा धीमी थी। नैना के बोलते ही रुद्र की आवाज बहुत दर्द से भरी आवाज निकल जाती है, यस मॉम। ये सुनते ही नैना कसकर दोनों को पकड़ लेती है। उसके आंसू टपकते हुए नीचे गिर जाती हैं। कुछ देर बाद तीनों अलग होते हैं। दोनों फिर से नैना को सहारा देते हुए नैना को बेड पर लेटाते हैं। नैना दोनों को बहुत गौर से देखती रहती है। अचानक ही उसे अपने बीते दर्द याद आने लगती है। उसमें नैना को अपनी चीख सुनाई देने लगती है, नहीं प्लीज छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो। नैना को जैसे ही वह चीख सुनाई देती है उसी के साथ वह अपने माँ और दर्द में डूब सी जाती है। फ्लैशबैक। आहा प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे बहुत दर्द होता। आहा। एक कमरे में नैना खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रुद्रांश से अपने दर्द को जाहिर कर रही थी। नैना बेड पर लेटी झटपटा रही और रुद्रांश भूखे शेर की तरह उसका शिकार कर रहा था। जिस दिन सिंघानिया परिवार तबाह हुई उसके दूसरे दिन ही रुद्रांश ने पीयूष और सौम्या को मारकर नैना को फिर से कैद कर लिया। नैना जो अपने दर्द को पूरी तरह से भूल चुकी थी, उस दर्द में फिर से लौटने के बाद उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। नैना दर्द से छटपटा रही थी और रुद्रांश अपनी हवस को पूरी कर रहा था। दोनों के कपड़े नीचे फटे हुए पड़े हुए थे। नैना उससे जितना छोड़ने की भीख मांगती वह उतना स्पीड से उसके साथ सब कुछ कर रहा था। रुद्रांश के इतने वाइल्डपन को नैना बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही थी। नैना आखिर में बहुत जोर से चिल्लाती है, उसके आंसू उसके आंखों के कोनों से तकिए में गिर जाता है। रुद्रांश नैना के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है। नैना किसी लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती है।
उसकी आंखें खुली थी और वह चुपचाप इस वक्त ऊपर देख रही थी। रुद्रांश अपना चेहरा घुमाकर नैना को देखता है। वह नैना के चेहरे को छूता है तो नैना के आंसू और ज्यादा बहने लगती हैं। रुद्रांश उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, भागने की गलती नहीं करनी चाहिए थी सनम, तुम्हें पता है मैं तो तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था, आदत बन गई थी तुम मेरी और तुम मुझे छोड़कर चली गई। इतना बोलते ही रुद्रांश अपने हाथ नीचे की ओर बढ़ाता है। उसके शरीर के हर हिस्से को छुए वह एकदम से फिर से उसके ऊपर आता है। नैना की आंखें डर से फैल जाती हैं। रुद्रांश उसके शरीर को दबाता है, तभी फिर एक बार नैना की दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज उठती है। नैना फिर एक बार रुद्रांश के हवस को मिटाने का काम कर रही थी। पूरी दिन से रात भर बस नैना की चीखें उस कमरे की गूंजते रहीं। नैना उस दर्द को छोड़कर भागी तो थी, लेकिन अब उसका दोगुनी दर्द उसे मिल रही थी। पहले तो रुद्रांश बस रात के समय उसे दर्द देता था, लेकिन अब वह उसे दिन में भी नहीं छोड़ता। नैना उसके दर्द को कुछ 3-4 साल तक यूं ही झेलती रही। फिर मौका मिलते ही वह फिर एक बार रुद्रांश के चंगुल से बच निकली। नैना रुद्रांश के साथ अमेरिका में थी, लेकिन वह किसी तरह से पटना पहुंची। रुद्रांश के आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। वह हमेशा छुपती हुई डर से रहती, न रात को ध्यान को सो पाती, न दिन को ठीक से रह पाती। नैना की जिंदगी एक नरक बन चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी तो तब बदली जब एक दिन नैना भागते हुए अव्यान से टकराए। अव्यान करीब 9 या 10 साल का था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। नैना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि वह कुछ खा तक नहीं पाती थी। नैना एकदम रोते हुए अव्यान से कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, बहुत दर्द देता है वो मुझे। अव्यान भले नैना की बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन नैना की परेशानी और तकलीफ बहुत अच्छे से देख पा रहा था। वह नैना से कुछ कह पाता, तभी पीछे से आवाज आती है, अरे वो रही, पकड़ो उसे। आवाज सुनते ही नैना बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अव्यान को छोड़कर भागने लगती है। अव्यान दूर से आते आदमियों को देख रही थी जो नैना को पकड़ने के लिए आ रहे थे। वो सारे आदमी जैसे ही अव्यान के पास पहुंचते हैं, अव्यान अपने भारी बैंग को निकालकर उनके पैर पर बहुत जोर से मारता है। पैर में बैंग से लगा इंसान पटककर नीचे गिर जाता है, उसी के साथ उसके पीछे वाले भी गिर जाते हैं। अव्यान अपना बैंग खोलता है और कंपास निकालकर तीनों के पैर में बारीक बारी से बहुत जोर से अंदर घुसाता है। तीनों की ही दर्द से चीख निकल जाती है। अव्यान के हाथ में इस वक्त खून था, पर एक टक अपने खून से सने हाथ को देख रहा था। अव्यान आसपास देखता है, कुछ लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। उनमें से कोई भी अव्यान को देख पाता, वह तुरंत ही बैंग को धोकर जाने लगता है। वह बोतल का पानी निकालकर खुद के हाथ को साफ करता है और रुमाल से पोंछते हुए जाने लगता है। सारे लोग तीनों आदमी के पैर से निकलते खून को देखकर इधर उधर देखते हुए उस इंसान को खोजने लगते हैं जिन्होंने इनका ये हाल किया था। सभी को अव्यान जाते हुए दिखता है, लेकिन स्कूल ड्रेस में देखकर बच्चा सोचकर कोई भी उस पर शक नहीं करता। अव्यान अपने रास्ते आराम से चला जाता, क्योंकि नैना किधर भागी थी ये अव्यान को बिल्कुल नहीं पता थी। अव्यान बहुत कम उम्र से सेल्फ डिफेंस के साथ बहुत कुछ सीखा था। उसने हर उस चीज को सीखी थी जिससे वह सामने वाले को खुद मारने न दे। 98 रुद्र एंड नैना मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्लैशबैक कंटिन्यू। अगले दिन अव्यान स्कूल से हमेशा अकेले ही आता जाता रहता था। आज भी वह अकेले ही जा रहा था, पर अचानक ही उसकी नजर नैना पर पड़ी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों के साथ बैठी हुई थी। नैना भूख की वजह से तड़प रही थी, इस वजह से उसे इस तरह से भिखारियों के साथ बैठना पड़ रहा है। नैना इस बार भी 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। अव्यान नैना की हालत को देखता है। कुछ लोग नीचे खाना रखकर चले जाते हैं तो नैना जल्दी से उठाकर खा लेती है। नैना पागल नहीं थी, लेकिन भूख और डर की वजह से वह ऐसा बन चुकी थी। अव्यान कुछ देर तक बस खड़ा होकर नैना को ही देखता रहता है। कुछ देर बाद अव्यान देखता है तो कुछ लड़के नैना को परेशान कर रहे थे, खाना देकर फिर से छीन रहे थे। वही नैना उसे लेने लिए बार बार कोशिश कर रही थी। आखिर में जब उन लोगों का नैना को परेशान करते हुए मन भर जाता है तो वह खाने को गंदे जगह पर फेंक कर चले जाते हैं। नैना उसे भी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। नैना सर उठाकर देखती है तो पास में अव्यान खड़ा था। नैना नमी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, भूख लगी है। अव्यान तुरंत ही अपने बैग से टिफिन बॉक्स निकालता है और नैना को दे देता है। नैना जल्दी से टिफिन बॉक्स खोलती है, फिर खाने लगती है। अव्यान बस एकटक नैना के मजबूरी और बदकिस्मती को देख रहा था। नैना खत्म करके टिफिन अव्यान की ओर बढ़ा देती है। अव्यान टिफिन लेकर बैग में रखता है, फिर नैना की ओर अपना हाथ लेता है। नैना अव्यान के हाथ को देखकर उसे फिर एक बार देखने लगती है। अव्यान नैना को देखते हुए कहता है,
चलिए मेरे साथ। नैना को पहले तो बस अव्यान के हाथ को देखती रही, क्योंकि किसी अनजान पर इतनी आसानी से भरोसा करना भी मुश्किल था। पर नैना ने कल देखी थी कि अव्यान ने किस तरह से उन आदमियों को मारा था जिस वजह से वह अव्यान पर भरोसा कर सकती थी। नैना धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान का हाथ थाम लेती है। नैना उठकर खड़ी होती है, अव्यान उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ आधे घंटे के बाद अव्यान नैना को एक लकड़ी से बने घर में ले जाता है। घर ले जाना अव्यान को सही नहीं लगा था, क्योंकि वो घर उनका नहीं विक्रम का था। ये लकड़ी का घर भी खुद अव्यान ने बनाई थी। अव्यान नैना को अंदर ले जाता है। नैना उस छोटे से घर को घूम घूम कर देखने लगती है। रहने के लिए वह घर बहुत ही अच्छा और खूबसूरत थी। अव्यान नैना को देखते हुए कहता है, आप यहीं रहिए। नैना अव्यान की ओर देखकर कहती है, थैंक यू। अव्यान हाँ में सिर हिलाकर वहां से निकल जाता है। इसी तरह से अव्यान रोज नैना के लिए यहाँ खाना लेकर आता है। नैना खाती है। अव्यान को ये भी पता चल जाता है कि छोटी नैना प्रेग्नेंट है, तो वह उसकी ख्याल भी रखने लगा था। अव्यान नैना से पूरी तरह से दिल से जुड़ चुका था। जिस उम्र में उसे अपनी माँ का प्यार मिलना चाहिए, वह नैना उसे दे रही थी, क्योंकि उसकी माँ तो कहीं और ही दुनिया में थी। नैना अव्यान से अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी। अव्यान को अब नैना के पास एक सुकून सा मिलता था। सुबह स्कूल के वक्त वह खाना छोड़कर जाता है और जब छुट्टी होकर आता है तो दोपहर का खाना देता और फिर घर आकर यहाँ दोबारा आकर रात का खाना देता और नैना के गोद सर रखकर नैना से कहानियां सुनता। एक साथ दोनों खेलते भी थे। इस दौरान नैना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट होती। कभी कभी तो वह खुलकर भी हंसने लगती। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन रूथ, जो करीब 10 साल का था, उसका ऑरा बचपन से ही खतरनाक था। रूथ फीलिंगलेस पुल के ऊपर खड़ा होकर बहते पानी को देख रहा था। उसके हाथ में सी गरेट थी और उसकी सिप ले रहा था। रुद्रांश को देखकर रूथ ने भी नशा करना शुरू कर दिया था। रूथ के पास ही एक कार खड़ी थी। कार के पास बॉडीगार्ड था जो रूथ की सेफ्टी के लिए था। रूथ सिगरेट पीते हुए अपनी एक नज़र एक और घुमाता है। तभी अचानक ही उसकी नज़र कपड़े सुखाते नैना पर पड़ती है। नैना को बहुत गौर से देखते हुए रूथ सिगरेट को अपने मुंह से दूर करता है और मुंह से धुआं उड़ाते हुए कहता है, जॉन, गो फ्रॉम हियर। जॉन, वही बॉडीगार्ड जो उसके कुछ दूर खड़ा था, वह कंफ्यूज होकर रूथ को देखता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रूथ उसे जाने के लिए क्यों कह रहा है। जॉन इसी उलझन में खड़ा रहता है, पर तभी उसे रूथ की भयंकर आवाज सुनाई देती है। सुना नहीं? आई सेड गो राइट नाउ। जॉन को अच्छी तरह से पता था अगर उसने कुछ भी कहा तो वह मौत का शिकार हो जाएगा, इसलिए वह घबरा कर जल्दी से भाग जाता है। उसके जाते ही रूथ सिगरेट को नीचे फेंकता है और पैरों से मसल कर अब उस पुल से नीचे उतरता है। रूथ बहुत ही एरोगेट के साथ वहां पहुंचता है। नैना कपड़े सुखाकर बाल्टी को साइड में रखती है और जैसे ही मुड़ती है वह घबरा सी जाती है, क्योंकि रूथ उसके एकदम करीब खड़ा था, वो भी बिना कुछ बोले। नैना अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ले लेती है और फिर पूछती है, कौन हो तुम? ऐसे अचानक मेरे सामने क्यों खड़े होगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रूथ नैना को बहुत गौर से ऊपर से नीचे तक देखता है। रूथ की नज़र नैना के पेट पर ही अटक जाती है। नैना का पेट काफी हद तक बड़ा था। नैना रूथ के ऐसे देखने से थोड़ अनकंफर्टेबल हो जाती है। भले रूथ बच्चा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से गुंडा से कम नहीं लगता। नैना इधर उधर देखते हुए कहती है, कौन हो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रूथ बिना कुछ बोले वहीं खड़ा नैना को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे नैना की ओर कदम बढ़ाने लगता है। नैना ये देखकर डर सी जाती है और वह अपनी कदम पीछे करने लगती है। रूथ एकटक बस नैना के डर से भरे चेहरे को देख रहा था और अपने कदम बढ़ा रहा था। नैना हकलाते हुए कहती है, दादा दूर दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना। नैना घबराई हुई थी, इसके बावजूद रूथ बस नैना की ओर कदम बढ़ाता जा रहा था। नैना चलते चलते एक रुक जाती है, क्योंकि उसके पीछे अब एक नदी थी। अब उसने एक कदम भी पीछे की तो वह गिर जाती। नैना भागने के लिए इधर उधर देखती है, तभी रूथ उसके एकदम पास जाकर बिना कुछ बोले नैना को गले लगा लेता है। नैना की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह एकदम से सुन्न रह जाती हैं। 99 फ्रेंडशिप। रूथ बिल्कुल चुप सा नैना के गले लगा हुआ था। नैना रूथ के ऐसे करने से कुछ समझ नहीं पाई थी, पर फिर भी उसे अंदर से बहुत ज्यादा सुकून मिल रही थी, जैसे उसका शरीर का टुकड़ा बहुत दिन बाद जुड़ा हो। दोनों शांति से खड़े ही हुए थे। तभी कोई अचानक रूथ के बाजू को पकड़कर झटके से नैना से अलग करता है और एक जोरदार पंच रूथ के चेहरे पर मारता है। ये और कोई नहीं, अव्यान था। अव्यान के चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि उसे लगा रूथ नैना को नुकसान पहुंचा रहा है। रूथ एक कदम पीछे होकर अव्यान को सर टेढ़ा करके देखता है।
दोनों की उम्र बच्चों वाली थी, लेकिन दोनों ही बहुत बड़े जैसे दिख रहे थे। अव्यान आगे बढ़कर फिर से रुद्र को पंच मारने को होता है, पर कर नहीं पाता क्योंकि इस बार रुद्र उसके पंच को रोक लेता है। रुद्र अव्यान को देखकर अचानक बहुत जोर से उसे लात मारता है। अव्यान के कदम पीछे हो जाते हैं। नैना एकदम से चिल्लाती है, अव्यान। नैना जल्दी से अव्यान के पास जाती है और उसके ड्रेस पर लगे गंदे दाग को हटाने के लिए पहुंचती है। रुद्र अपनी मां को किसी और की इतनी फिक्र करता देखकर अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। वह घूर घूर कर अव्यान को ही देख रहा था। नैना अव्यान के गाल को छूकर कहती है, अव्यान तुम ठीक हो न? बोलते हुए नैना के चेहरे पर ममता साफ झलक रही थी। अव्यान नैना के गाल पर हाथ रखकर जवाब देता है, आई एम ऑफ माँ। इतना बोलते ही वह रुद्र को घूरता है। नैना अव्यान के गाल से हाथ हटाकर गुस्से से रुद्र को घूरती है, फिर जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र को एक थप्पड़ मारती है। रुद्र का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। नैना गुस्से से उस पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? रुद्र दूसरी ओर देखते हुए दर्द से मुस्कुराता है। आज पहली बार रुद्र अपनी माँ से मिलने आया और उसकी माँ ने उसका स्वागत एक थप्पड़ से किया था। रुद्र को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी खुद की माँ उसको पराया और दूसरे को अपना कह रही थी। रुद्र मुड़कर आगे देखता उससे पहले अव्यान आगे आकर उसके सीने पर जोर से लात मारता है। रुद्र नदी के छोर पर खड़ा था, जिस वजह से वह नदी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद वह पानी में जैसे गायब हो जाता है। रुद्र का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। अव्यान और नैना दोनों ही पानी में उसे देख रहे थे, पर बहुत देर तक वह कहीं नहीं दिखता। कुछ दिन बीत जाते। नैना वैसे ही अव्यान के साथ रहने लगी थी, पर एक दिन नैना अपना चेहरा छुपाए जब मंदिर गई थी तो अचानक ही उसका टकराव रुद्र से हुआ। नैना हैरानी से उसे देख ही रही थी, तभी एक आवाज आती है, टाइगर कम फर्स्ट। आवाज को सुनते ही नैना का दिल दर्द से बहुत तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह इस आवाज को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। रुद्र नैना के छुपे चेहरे को देखकर रुद्रांश को जवाब देता है, यस डैड। ये सुनकर नैना पहले रुद्र को गौर से देखती है, फिर नैना थोड़ा झांककर रुद्र के पीछे देखती है तो उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। पीछे रुद्रांश खड़ा था और वह फोन में कुछ देख रहा था। रुद्रांश को देखते ही नैना का डर से सर ही घूम जाता है। नैना बेहोश होकर वहीं गिरती उससे पहले रुद्र उसे संभाल लेता है। नैना की हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी और न ही वह बहुत ज्यादा भारी थी, और वैसे भी रुद्र को भारी चीजें उठाने की आदत थी। रुद्र एक नजर पीछे मुड़कर रुद्रांश को देखता है, जो फोन में ही बिजी था। रुद्र नैना को गोद में उठाकर मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ता है और दूसरे रास्ते से उस जगह पर नैना को पहुंचा देता है जहां नैना रहती है। रुद्र नैना को घर के अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। लेटा कर रुद्र नैना के चेहरे को छूता है, फिर नैना के बेबी बम्प को रुद्र वापस लौटने के लिए मुड़ता है। तभी उसे नैना बड़बड़ाते हुए सुनाई देती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द होता है। आहा छोड़ो। नैना बेहोशी में ही रो रही थी। उसे अब तक वो दर्द महसूस हो रही थी। रुद्र इधर उधर देखते हुए एक ओर से पानी लेकर आता है और नैना के चेहरे पर छिटकता है। नैना होश में आकर रुद्र को देखती है। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ याद नहीं आता, लेकिन जब याद आता है तो वह कसकर रुद्र को गले लगाकर रोने लगती है। रुद्र धीरे से नैना के पीठ पर हाथ रखकर कहता है, मॉम आई रियली मिस यू। नैना को भी यह बात पता थी कि रुद्र में ऐसी क्वालिटी है जिससे उसको बचपन से अपने माइंड पर रखी हर चीज याद है। नैना रुद्र से अलग होकर रोते हुए ही उसके माथे को चूम लेती है और कहती है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मैंने जन्म दिया है। उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। बोलते हुए नैना रुद्र के गाल को छू लेती है। रुद्र नैना के हाथ को पकड़कर चूम लेता है। नैना अब तक रुद्र की मुलाकात से खुश थी, लेकिन उसे जैसे ही ये याद आती है कि रुद्र रुद्रांश के साथ रहता है तो उसे अब रुद्र पर शक सा होता है। नैना डर से तुरंत रुद्र से दूर हटती है। नैना घसकते हुए एकदम कोने में पहुंच जाती है और डर से कांपते हुए कहती है, तुम तो उसके बेटे हो, तुम मुझे उसके पास ले जाने आए हो। मुझे नहीं जाना उसके पास, वो मेरे साथ। बोलते हुए नैना बहुत जोर से रोने लगती है, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज मुझे उसके पास नहीं जाना, वो बहुत दर्द देता है, मुझे बहुत दर्द देता है। बोलते हुए नैना बहुत तेजी से रोने लगती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रुद्र के दिल में टिस्सी होती है। रुद्र बचपन से ही देखता आया था कि रुद्रांश उसकी माँ के साथ क्या करता है। रुद्र बेड पर घुटनों के बल चलकर नैना के करीब जाता है। रुद्र नैना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा हूँ, मैं आपको कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, शांत हो जाए। बोलते हुए रुद्र नैना को अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगता है। काफी देर बाद नैना शांत होती है। वह चुप होकर रुद्र के सीने से लगी हुई थी। रुद्र का फोन एकदम से बजता है तो रुद्र अपना फोन रिसीव करता है, जो रुद्रांश का ही था।
उधर से रुद्रांश पूछता है, वे आर यू टाइगर। रुद्र एक नजर नैना को देखकर जवाब देता है, कुछ काम याद आ गया, वही करने आया हूँ। ओके देन आई कैन गो होटल, रुद्रांश कहता है तो रुद्र जवाब देता है, या ओके। रुद्र कॉल कट करके पॉकेट में रखता है और दोबारा शांत से नैना को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद अव्यान नैना को बुलाता हुआ अंदर आता है। माँ नैना झट से अपनी आंखें खोलती है। अव्यान रुद्र को फिर से यहाँ देखकर गुस्सा हो जाता है। वह आगे बढ़कर कुछ करता तभी नैना उसे रोकते हुए कहती है, नहीं अव्यान प्लीज इसे कुछ मत करो, ये मेरा बेटा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अव्यान नैना की बात सुनकर रुक जाता है। नैना रुद्र को देखते हुए कहती है, और इतना बोलते ही वह रुक जाती है। रुद्र को समझ आ जाता है कि नैना क्यों रुकी। रुद्र बहुत ही शांत से कहता है, रुद्र। नैना अब तक रुद्र का नाम नहीं जानती थी। नाम सुनकर नैना कुछ पल रुकती है, फिर कहती है, रुद्र ये अव्यान है जिसने मेरी जान बचाई और मुझे एक नई जिंदगी दी। रुद्र अव्यान को देखता है। अव्यान कुछ खास खुश नहीं था रुद्र से मिलकर, लेकिन नैना खुश थी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रुद्र और अव्यान हाथ मिलाते हैं। रुद्र को तो अव्यान अच्छा लगा था, लेकिन अव्यान को रुद्र छोटी ही लेकुल पसंद नहीं आया। अव्यान जिस ममता को पाकर अब तक खुश था, अब ये सोचकर दुख हो गया कि नैना के सगे बेटे के आने से अब नैना उसे प्यार नहीं करेगी। अव्यान अपने हर करीबी के लिए पॉजिटिव था। एक तो प्रन्या भी उस वक्त उसे पहचान नहीं पाई थी जो उसे प्यार दे, उसकी माँ काव्या भी उसके पास होकर भी नहीं था। बड़ी श्रेष्ठ था, तो अव्यान के चुप रहने से अव्यान के ज्यादा क्लोज नहीं थी। ध्रुवंश और रोनी के साथ वह ठीक था, पर इतना ज्यादा भी नहीं जितना वह नैना से इतना ज्यादा अटैच हो चुका था। रुद्र के आने से अव्यान डिस्टर्ब हो चुका था। रुद्र हमेशा अब नैना के पास ही रहता, बस कभी कभी वह उसे छोड़कर जाता था, जिससे अव्यान ने नैना के पास जाना बंद कर दिया। वह अब नैना के पास रोज नहीं जाता। अब तो रुद्र ने नैना के लिए वहीं पर एक छोटा सा घर बना दिया था। खाने पीने की अब कोई चिंता भी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि नैना रुद्र के आने से अव्यान को भूल चुकी थी या उसके लिए प्यार कम हो गया। वह हर रोज अव्यान के आने का वेट करती थी, पर अव्यान तो कुछ और ही समझ बैठा था। नैना भी अब अव्यान के न आने से मायूस रहने लगी थी। एक दिन जब नैना अव्यान को याद करते हुए उस लकड़ी के घर में जाती है, तभी कुछ आदमी आकर नैना को पकड़ लेते हैं। ये सब रुद्रांश के ही आदमी थे। नैना खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए चिल्लात बड़ी यह है, पर आज कोई नहीं था, न रुद्र और न ही अव्यान। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उस आदमी में से एक कहता है, बॉस को कॉल करके बताओ कि मैडम मिल गई। नैना ये सोचकर ही डर जाती है कि वह फिर एक बार उस कैद में जाने वाली है, पर कोई कॉल करता उससे पहले अव्यान उसके सर पर पत्थर मारता है। चीखते हुए वह अपना सर पकड़ लेता है। अव्यान उन सबके पास जाकर नैना को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर इस बार वह आदमी उसके कई गुना बड़े और हटे कट्टे थे, जिससे अव्यान कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक गन सूट से एक आदमी दर्द से चिल्लाकर गिर जाता है। सभी सामने देखते हैं, सामने रुद्र था। रुद्र को देखते ही सबके चेहरे पर डर था। रुद्र एक एक करके सबको सूट करता जा रहा था। अव्यान नैना को लेकर वहां से दूर हट जाता है। नैना रुद्र को गन चलाता देख हैरान थी। अव्यान नैना को घर के अंदर ले जाने के लिए बढ़ता है, उस पर एक आदमी सूट करता है। ये देखकर रुद्र उस तरफ बढ़ता है। अव्यान पर लगने वाली गोली रुद्र खुद बीच में खड़ा होकर ले लेता है। रुद्र के बाजू को टच करते हुए गोली पार हो जाती है। रुद्र तुरंत ही उसे सूट करता है तो वह गिर जाता है। रुद्र भी नीचे गिर जाता है। अव्यान और नैना ने भी रुद्र को गोली लगते हुए देख ली थी। नैना रुद्र के पास जाना चाहती थी, लेकिन अव्यान उसे मना कर देता है क्योंकि नैना बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अव्यान रुद्र को लेकर आने का बोलकर रुद्र की ओर बढ़ जाता है। अव्यान रुद्र के पास जाकर अपना हाथ बढ़ाता है। रुद्र अपने बाजुओं को पकड़ा हुआ था। अव्यान के हाथ को देखकर वह अपने खून से भरे हाथ को बढ़ाकर अव्यान का हाथ थाम लेता है। उसी वक्त से अव्यान और रुद्र एक अटूट दोस्ती के बंधन में बंध जाते हैं, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। उस हमले के बाद सब कुछ ठीक था। रुद्र और अव्यान साथ रहते थे। रुद्र अव्यान को गन चलाना तक सिखा देता है। नैना भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं न सुख और खुशी बहुत दिन तक टिक नहीं पाती। इसी तरह से वो काला दिन आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। नैना 9 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तीनों को ही बेबी के आने की बहुत ही खुशी थी। तीनों इंतजार कर रहे थे उस दुगुनी खुशी का, नैना के आने वाली बेबी का। लेकिन ... जब 100 वेलकम माय बेबी प्रिंसेस, एक ऐसा दिन आया जिसने अव्यान, रुद्र और नैना की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक ऐसी काला दिन जिसके बारे में किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक दिन रुद्र और अव्यान नदी के किनारे बैठे हुए सामने एकटक देख रहे थे। अव्यान रुद्र को अपने परिवार के बारे में
आ रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि रुद्रांश क्या कर रहा है। रुद्रांश ने पूरे पटना में नैना को खोजने के लिए पोस्टर लगवा दिए और उसने 20 लाख का इनाम रखा। इनाम को देखकर किसी का भी मन ललचा जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ। इनाम को देखकर कुछ गुंडे लालच में पड़ गए। नैना को किसी ने देख लिया था। उसके बाद से ही उसे लाने के लिए बहुत सारे लोग भी आए। नैना सोफे पर बैठी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसका बड़ा सा पेट बहुत अच्छे से दिख रहा था। घर के अंदर जाकर नैना को गुंडे झट से झड़प लेते हैं। नैना अचानक कुछ समझ नहीं पाती, पर जैसे ही वह समझ पाती है खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा कर अभियान और रुद्र को आवाज लगती है। पर अभियान और रुद्र इस वक्त काफी दूरी पर थे। गुंडों को तो बस अपने पैसों से मतलब था, उन्हें नैना के किसी भी हालत में होने से कोई मतलब नहीं था। नैना को छटपटाते हुआ देखकर वह नैना को घसीटते हुए लेकर जाते हैं। किसी को नैना की सिचुएशन पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। वह बस नैना को खींचते हुए लेकर जा रहे थे। नैना बस चीखे जा रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुद्र, अभियान, बस नैना इसी तरह से चीखे जा रही थी। वह रुद्र और अभियान को बुलाते जा रही थी। नैना छुड़ाने की कोशिश करते हुए एकदम से उस गुंडे का हाथ काट लेती है। आह! इससे गुंडा चिल्लाते हुए नैना का हाथ छोड़ देता है। नैना उसे सहमे हुए नजरों से देखती है। वह गुंडा अपने हाथ को देखता है तो उस पर खून निकल रहा होता है। खून देख वह बहुत ही गुस्से में नैना को देखता है और एकदम से नैना को एक थप्पड़ मारता, जिस कारण नैना सीधा पेट के बल गिरती है और एकदम से उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। नैना दर्द से रोते हुए अपने पेट को पकड़ लेती है। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह बिल्कुल भी नहीं सह पा रही थी। वह गुंडा भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिससे वह नैना के दर्द को सुने बिना उसके बाल को पकड़ खींचते हुए खड़ा करता है। आह माँ! नैना दर्द से रोती जा रही थी। नैना अपने दोनों हाथ से पेट को पकड़े हुए थी। वह गुंडा उससे उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था। नैना से तो अब चला तक नहीं पा रहा था। उसके कदम रुकना तो चाहती थी, लेकिन रुक नहीं पा रही थी क्योंकि उसे वह गुंडा छोड़ ही नहीं रहा था। बस घसीटता जा रहा था और बस घसीटता ही जा रहा था। नैना के पूरे चेहरे पर दर्द से पसीने भर चुके थे। इधर रुद्र और अभियान बैठे ही थे। कुछ ख्याल करके रुद्र उठकर खड़ा होता है और मुड़कर कहता है, चलो, मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना था आज। अभियान भी खड़ा होता है और दोनों ही घर की ओर बढ़ जाते हैं। घर के बाहर पहुंचते ही उन्हें नैना का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ मिलता है और बहुत से जूते के निशान दिखते हैं। ये देखते ही रुद्र और अभियान एक साथ सामने देखते हैं। सामने कुछ दूरी पर उन्हें एक इंसान नैना को घसीटता हुआ लेकर जाते हुए दिखता है। जैसे ही दोनों ये देखते हैं, हम बिना एक पल गवाए दौड़कर उस ओर भागते हैं। उनकी दौड़ काफी ज्यादा स्पीड थी, जिस वजह से वह तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। रुद्र अपनी गन निकलता है और एक एक करके सबको शूट करता है। रुद्र अभियान की ओर भी एक गन फेंकता है तो अभियान भी कैच करके सबको शूट करता है। कुछ ही पल में उस जगह पर लोगों की लाश बिछी हुई थी। नैना जमीन पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी। आह माँ, आह माँ, आह! अभियान दौड़ता हुआ नैना के पास बैठ जाता है और उसे बुलाता है, माँ, माँ। अभियान अब रुद्र को और देखता है, जो उस गुंडे को दरिंदगी से मार रहा था, जो नैना को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। रुद्र के चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे और उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभियान उसे बुलाता है, रुद्र छोड़ो उसे, हमें माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अभियान की बात सुनकर रुद्र रुकता है क्योंकि वो गुंडा बहुत पहले ही मर चुका था। रुद्र नैना के पास आता है। नैना अब तक अपने पेट को पकड़कर दर्द से कराह रही थी। दोनों नैना को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर नैना की इतनी बुरी हालत देखकर डर जाते हैं। डॉक्टर रुद्र को खून से सना देखकर उसे देखते रहते हैं। वहां आता जाता हर कोई इंसान रुद्र को ही देखता जा रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की, क्योंकि सभी को पता था कि वो कौन है। डॉक्टर नैना और बेबी में से किसी एक को बचाने का कहते हैं, जिस पर रुद्र अपनी सर्द आवाज में डॉक्टर को धमकी देते हुए कहता है कि अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत कोशिश के बाद नैना का बेबी होता है, जो कि एक लड़की बच्ची थी, और नैना कोमा में चली जाती है। नस बच्चा लेकर रुद्र के हाथ में देती है। रुद्र अपनी छोटी सी प्यारी सिस्टर को बहुत गौर से देखता है। अभियान भी उसे देखता है। दोनों ही इस वक्त उस छोटी सी बच्ची को एक्सप्रेशन लेस चेहरे से देख रहे था। बच्ची की त्वचा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और गौरी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें इस वक्त बंद थीं। रुद्र अभियान के पास बच्ची को छोड़कर वॉशरूम जाता है और अपने हाथ और चेहरे को साफ करता है। वापस आकर वह फिर से बेबी को अपने हाथ में लेता है। रुद्र बेबी के माथे पर बहुत ही प्यार से चूमकर कहता है, वेलकम माय बेबी प्रिंसेस। रुद्र के बोलते ही बेबी अपना छोटा सा मुंह खोलकर उबासी लेती है। बेबी रो नहीं रही थी, बल्कि वह शांत से चुपचाप सो रही थी। अभियान और रुद्र दोनों अब नैना को देखने जाते हैं।
नैना का चेहरा मुरझा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। आज फिर एक बार रुद्र अपनी मां को खो चुका था और अव्यान भी ममता भरेन प्यार को फिर से खो चुका था। उसकी दोनों मां अब कोमा में थी। इसी वक्त से अव्यान और रुद्र का बस एक ही मकसद रह गया, रुद्रांश को नैना के हाथों मरवाना। रुद्र को अब सब कुछ पता चल चुका था कि रुद्रांश की वजह से ही वो गुंडे नैना को पकड़ने आए थे। अगर रुद्रांश वो स्कीम न रखता है तो कोई लालच में आकर नैना को इस तरह से लेकर नहीं जाता। फ्लैशबैक एंड। नैना अपने बीते दिन को याद करते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है। अपने पेट को देखकर एकदम से उसके नैना के चेहरे पर दर्द उभर जाता है। दूसरी बार जब नैना प्रेग्नेंट हुई थी तब वह होश में आई थी तो इसी तरह उसकी कोख खाली थी और आज भी उसकी कोख खाली थी। नैना रुद्र और अव्यान को देखते हुए उम्मीद से पूछती है, मैं मेरा बच्चा? अव्यान और रुद्र नैना को देखते हैं। अव्यान बहुत खामोशी से नैना के पास बैठता है और नैना के चेहरे को थामकर कहता है, हम हैं ना माँ। ये सुनते ही नैना की सारी उम्मीद टूट जाती है। उसके आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह सिसकते हुए कहती है, माँ मतलब मैंने फिर से अपने बच्चे को खो दिया। बोलते ही वह रोने लगती है। अब रुद्र नैना के पास बैठता है और उसके हाथ को थामकर कहता है, हम तो है ना मॉम। हाँ माँ भी तो आपके बच्चे हैं। नैना सिसकते हुए कहती है, मैं उसके साथ जीना चाहती थी, अपने हाथों से नहलाना चाहती थी, उसे छोटे छोटे पैरों से चलते हुए देखना चाहती थी, इतना कुछ सोची थी मैंने उसके लिए। बोलते ही नैना के आंसू बहते जा रहे थे। रुद्र नैना के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, इट्स ओके मॉम, आपको बच्चे ही चाहिए ना, तो मैं हूं ना। आप अपने बच्चे को न सही मेरे बच्चे के साथ जैसा जीना चाहते हैं वैसे जिए। नैना रुद्र के चेहरे को देखती है जो बहुत सीरियस था। नैना कंफ्यूज सी उसे देखकर पूछती है, तुमने शादी कर ली? रुद्र नैना के हाथ को चूमकर कहता है, आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? किया नहीं है पर अब बहुत जल्द करूंगा। नैना रुद्र की बात सुनकर अपना सारा दर्द भूल जाती है। रुद्र अव्यान की ओर इशारा करते हुए कहता है, बट आपके पहले बेटे ने शादी कर ली। बेशर्मों की तरह अव्यान रुद्र को घूरता है तो वहीं नैना अब हैरानी से अव्यान को देखती है। रुद्र नैना के हाथ को सहलाते हुए कहता है, आपको पता है मॉम, इसने मुझसे शादी करने वाली लड़की से शादी कर ली, वो भी मुझे धमकी देकर। नैना आंखें बड़ी करके अव्यान को देखती है। अव्यान रुद्र के कंधे पर पंच मारकर कहता है, चुप कर मेरी बुराई करना। किसने कहा था कि मुझे गोवा में एक लड़की पसंद आ गई और उसके सिवाय किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा और आखिर में वो मेरी बहन निकली। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नैना कभी रुद्र को देखती तो कभी अव्यान को। अव्यान नैना को बुलाते हुए कहता है, आपको पता है माँ, मुझे जब पता चला कि वो मेरी ही बहन है तो मैंने इसे कहा कि वो मेरी बहन है तो तेरी भी बहन हुई। नैना हाँ में सर हिलाती है। रुद्र मुंह बिगाड़े कहता है, शट अप, बहन होगी तुम्हारी, मेरी कुछ दिन में बनने वाली वाइफ है, इसलिए शादी की बात करो, मेरे दोस्त हो ना। रैबिट इतना जल्दी शादी नहीं करेगी, अव्यान एटीट्यूड से जवाब देता है तो रुद्र एकदम से कहता है, तो क्या बुढ़ी होकर शादी करेगी? वह बुढ़ी हुई तो मैं ससे शादी नहीं करने वाला, बता देना उसे। अव्यान रुद्र को बुरी तरह से घूरता है। नैना दोनों की नोक झोंक सुनकर मुस्कुराने लगती है। नैना अब सब कुछ साइड में रखकर फिर से अपने पास बुलाती है। फिर एक बार अव्यान और रुद्र को गले लगा लेती है और कहती है, इसी तरह से हमेशा रहा करो, कभी एक दूसरे से जुदा मत होना। अव्यान और रुद्र शांत सा नैना के पीठ पर हाथ रख लेते हैं। कुछ देर बाद अव्यान और रुद्र कमरे से बाहर निकलते हैं। अव्यान के चेहरे पर परेशानी थी, फिर भी वह थोड़ा शांति से कहता है, माँ को ये कभी पता मत लगने देना कि बेबी जिंदा थी और फिर मर गई, वरना उन्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। रुद्र के आंखों के सामने इस वक्त उस नन्ही सी बच्ची दिखती है। वह अव्यान के जवाब दिए बिना उसी में बस खोया रहता है। अव्यान कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। अव्यान के जाते ही रुद्र फिर से नैना के पास चला जाता है। दूसरी तरफ शौर्य और स्प्रेहा एक रेस्टोरेंट पर बैठे हुए थे। शौर्य एक और देख रहा था, उधर देखते हुए उसकी आंखें सर्द से भरी हुई थी। स्प्रेहा सर झुकाकर खा रही थी, क्योंकि स्प्रेहा का किसी को देखना शौर्य बर्दाश्त नहीं कर पाता था और न स्प्रेहा को कोई देखे ये बर्दाश्त कर पाता था। शौर्य की नजरें इस वक्त एक कपल पर थीं जो अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला रहे थे। शौर्य की गुस्से से नसें बाहर आ रही थी, वह कुछ सोच रहा था। स्प्रेहा पानी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसकी नज़र शौर्य के हाथ में चली जाती है। शौर्य की नसें उभरते देखकर स्प्रेहा सहम जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसी ने कोई गलती कर दी जिस वजह से शौर्य गुस्से में है। स्प्रेहा सर झुकाए ही धीरे से कहती है, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ अच्छी नहीं लग रही है। आवाज से शौर्य का ध्यान स्प्रेहा पर चला जाता है। शौर्य जैसे ही स्प्रेहा को देखता है, उसका जो सर्द भरा चेहरा था वह कहीं गायब सा हो जाता है। शौर्य के होंठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी।
शौर्य स्पृहा के झुके चेहरे को देखते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने बीवी? स्पृहा हिचकिचाहट से कहती है, हाँ वो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही स्पृहा ये कहती है शौर्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह झट से खड़ा होकर वहाँ के स्टाफ को बहुत जोर से चिल्लाकर बुलाता है। सब जल्दी से शौर्य के सामने खड़े हो जाते हैं। शौर्य हाइपर होकर चिल्लाता है। स्पृहा के अच्छा न लगने का इल्जाम वहाँ रेस्टोरेंट को झेलना पड़ता है, जबकि स्पृहा में तो कैजुअली कहा था। स्पृहा तुरंत ही उठकर शौर्य की बाजू पकड़कर खड़ी होकर कहती है, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे बस बाहर जाना है। शौर्य स्पृहा को झुककर देखता है। अब तक जो वह गुस्से से डांट रहा था स्पृहा का अपने करीब आने से शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, पहले बताना चाहिए था ना बीवी, बेकार में मैंने इन सबको डांट दिया। चलो, बोलते ही शौर्य स्पृहा का हाथ थाम कर ले जाने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट में उपस्थित